जय हिंद। आप सभी का एनवी एडुकेशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग शब्द रूपांतरण चैप्टर का अगला भाग काल पढ़ेंगे। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय, कोई काम का जो करने में समय लगता है उसे हम लोग काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जिसमें से पहला है भूतकाल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, कोई भी वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग होता है उस क्रिया का जो रूप है उस रूप से अगर बीता हुआ समय भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात कोई क्रिया का समाप्ति बताने के लिए जो रूप होता है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भूत। जब क्रिया के समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु उससे ये बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या समाप्त हुए अधिक देर हो चुकी है, तो फिर वो जो क्रिया है वो सामान्य भूत में कहलाता है। जैसे कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। तो ये सब जो वाक्य है इसमें ये पता चल रहा है कि कुसुम घर गई, कब गई ये पता नहीं, मतलब गए हुए बहुत देर हो चुका है या फिर अभी कुछ देर पहले गई है ये पता नहीं, तो इसलिए ये सब सामान्य भूत में आता है। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत में क्रिया का वो रूप होता है जिससे ये पता चले कि कोई काम अभी अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पर पहले समाप्त हुआ है, उसे हम लोग आसन्न भूत कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य जो भूत है, सामान्य भूत के अंत में अगर है या हैं ये दोनों में से कोई एक अगर लगा देते हैं तो वो आसन्न भूत में बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। तो इससे पहले हम लोग सिर्फ अविनाश ने गाना गाया ये पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें एक शब्द है लगा हुआ है जो ये महसूस करवा रहा है, ये बोध करवा रहा है कि ये गाना अभी कुछ देर पहले गाया है। अब है तीसरा पूर्ण भूत। क्रिया का जिस रूप से ये प्रकट होता है, ये बोध होता है कि क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो गया था, तो इस तरह का जो वाक्य रहता है उसमें अंत में था, थे, थी लगा रहता है। मतलब सामान्य भूत में अगर था, थे, थी लगा देते हैं तो हम लोग पूर्ण भूत उसे बना सकते हैं। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था, इत्यादि। अब अगला है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसका भूतकाल अपूर्ण रहा, अर्थात वो निरंतर चल रहा था और उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, तो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। और इसके वाक्य में जो धातु रहता है क्रिया, उस क्रिया के साथ पहचानने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर ता था, ती थी, ते थे आदि
लगे रहते हैं। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी इत्यादि। अब आता है पांचवा, संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य होने के विषय में कोई संदेह प्रकट होता है तो उसे हम लोग संदिग्ध भूत कहते हैं। और इसमें इस तरह का जो वाक्य होगा, उस वाक्य में होगा, होगी, होंगे ये सब लगा रहता है। जैसे कि अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी, ठीक है, इत्यादि। अब है इसका छठा और अंतिम, हेतु हेतु मदभूत। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, मतलब निर्भर हो, तो वहां पर हेतु हेतु मदभूत होता है। और इस तरह का जो भी वाक्य होगा, हेतु हेतु मदभूत का जो भी वाक्य होगा, उसमें दो क्रिया का होना आवश्यक है, तभी तो एक क्रिया दूसरा क्रिया पर निर्भर रहता है। और इसके अंत में तातेती लगता है। जैसे कि यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। यहां देख सकते हैं हम लोग कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, ठीक है। अब दूसरा काल है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल का 5 भेद माना जाता है, जिसमें से पहला है सामान्य वर्तमान। जिस क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु मतलब कि क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है, ये पहचानने का नियम है, ठीक है। अब आता है अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है या रहे हैं ये लगे रहते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है इत्यादि। मतलब इससे ये हो रहा है कि कोई भी काम चलते जा रहा है, वर्तमान काल में वो चल रहा है। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर, संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता ते ती के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, ता के साथ यहां देख सकते हैं कि ता के साथ होगा लगा हुआ है। राम पत्र लिखता होगा, यहां भी ता के साथ होगा लगा हुआ है। तो ये पहचानने का नियम होता है, ठीक है। संभाव्य वर्तमान, 4 नंबर, संभाव्य वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। इसमें इस वाक्य में ये बोध हो रहा है कि किसी न किसी चीज के लिए आशंका हो रहा है, तो ये संभाव्य वर्तमान
कहलाएगा। 5 नंबर में है आज्ञार्थ वर्तमान। क्रिया के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। इसमें एक तरह का ये बोध होगा कि कोई एक दूसरे आदमी को आज्ञा दे रहा है। वर्तमान काल में किसी काम के लिए आज्ञा दे रहा है तो उसे हम लोग आज्ञार्थ वर्तमान बोलेंगे। जैसे राधा तू नाच, मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि कोई राधा को नाचने के लिए आज्ञा दे रहा है। आप भी पढ़िए, यहाँ एक तरह का सजेशन दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आप भी पढ़िए। या फिर ये इसको हम लोग आज्ञा के रूप में भी बोल सकते हैं कि आज्ञा दे रहा है। ठीक है। अब तीसरा नंबर में आता है भविष्यत काल। तीसरा काल और अंतिम ये है कि भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय यानी भविष्य में कोई क्रिया होना पाया जाता है तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में सिर्फ 3 भेद है। पहला सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और इसमें क्रिया यानी कि धातु के अंत में एगा, एगी या एंगे आदि लगे रहते हैं। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो एगी इसमें लगा हुआ है। ये पहचानने का नियम है। ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भविष्य काल में कोई काम होगा वो सामान्य भविष्य काल में है। ठीक है। अब आता है संभाव्य भविष्यत। दूसरा नंबर में संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, ओम का योग होता है। अंत में ये सब लगे रहते हैं। जैसे कि कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाए। इसमें एक संभावना प्रकट हो रहा है कि शायद ऐसा होगा, कदाचित ऐसे हो सकता है। तो इसमें ये बोध हो रहा है, इस वाक्य से ये बोध हो रहा है कि कोई संभावना, कोई काम करने का संभावना हो। अब इसका तीसरा रूप है अज्ञात भविष्यत। इसमें किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय यानी भविष्य में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाला रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। मतलब कोई काम हम लोग भविष्य में किसी को करने के लिए आज्ञा देंगे तो उसे हम लोग अज्ञात भविष्यत काल में बोलेंगे। जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा, तो इस तरह का जो वाक्य रहेगा उस क्रिया के साथ इएगा ये लगा रहता है। ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इस काल को हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।